नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। लड़कियों का, छात्राओं का एक ऐसा समूह जो खड़ा होता है अपनी आज़ादी के लिए। उनकी आज़ादी क्या थी? उनकी आज़ादी थी जो उनके सुरक्षा के नाम पर उनके हॉस्टल और पीजी में जो शाम के समय उनको कैद कर दिया जाता है, उनसे वो आज़ादी मांग रही थी। छात्राओं का ऐसा समूह जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अगल बगल में रहने वाले पीजी में शाम के 8 बजे के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, इसके खिलाफ में वो आंदोलन करने के लिए अपना एक ग्रुप बनाती हैं। उस ग्रुप का नाम पिंजरा तोड़ रखती हैं। छात्राओं का यह समूह क्या सिर्फ महिलाओं के हित की बात कर रहा था या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा था, या इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था? 2020 में जब सीए एनआरसी का देश में आंदोलन चल रहा था, उसके परिणाम में 23 फरवरी को आंदोलन के रूप में आया, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बहुत सारे जगह जो हैं जलने लगे थे, धू करके उनमें आग लगा दिया गया था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। दंगा जब खत्म होता है तो दंगे में जब जांच बिठाई जाती है, जांच में पिंजरा तोड़ का एक अहम रोल निकल कर आता है। पिंजरा तोड़ की जो 2 छात्राएं थी, 2 एक्टिविस्ट थी, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। उनका आरोप था, पुलिस का आरोप था कि इन 2 महिलाओं ने, 2 लड़कियों ने पिंजरा तोड़ के नाम पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को मोबिलाइज किया है, दंगा भड़काने के रूप में इसका ये इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की इस जांच के बाद बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। इसका विरोध अब तक चलता आ रहा है। कोर्ट में बार बार उनको दलील दिया जा रहा है कि इनको बेल दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है सो उसको बेल नहीं देना चाह रही है, क्योंकि उनका कहना है कि वो बाहर निकलने के बाद सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों से इसकी शुरुआत हुई, ख़ास तौर से जैसे मिरांडा हाउस है या नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। 2015 से लगभग ये समूह काम कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इनका वर्चस्व तो नहीं है, जैसे लेफ़्ट के और संगठन हैं छात्रों के, जैसे आइसा है, एसएफआई है। हालांकि उनका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उतना प्रभाव नहीं है जितना जेएनयू वगैरह में है। परंतु ये जो संस्था है पिंजरा तोड़, ये कहा जाए तो एक जो अल्ट्रा लेफ़्ट टाइप का एक नया समूह है। एक तो ये महिलाओं का है और दूसरा इसका फ़र्क ये है कि ये जो मुद्दे उठाते हैं, विशेषकर जो पेट्रियार्की को चैलेंज करते हुए उस तरह के मुद्दे उठाते हैं। और ये ज़्यादा प्रभाव में तब दिखाई दिए जब इन्होंने विश्वविद्यालयों में जो छात्रावास हैं, महिलाओं के छात्रावास, उनमें टाइमिंग को लेकर आंदोलन शुरू किए और इस तरह से इनकी एक अलग पहचान बनी। लेकिन जो लेफ़्ट के साथ जुड़े हुए समूह हैं, उनकी एक विशेष बात ये है कि उसके लोग कोई अलग नहीं होते। मतलब दिखने के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट रहता है वो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा कहना कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों का समूह है उसका, या इन पुराने संगठनों का जैसे आइसा है, एसएफआई है, उनका इन नए संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर जैसे ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी आया, तो उसमें भी उसी तरह के वो सदस्य थे जो किसी न किसी ग्रुप से पहले जुड़े हुए हैं। तो ये कोई नया अपने आप में नहीं है समूह। हाँ, नाम नया है और इसको एक नए कलेवर में पेश किया गया। और सीए के आंदोलनों में इनको पिंजरा तोड़ के कई बार पोस्टर भी देखे गए, और तो और जो बाकी और समूह इसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि कई समूहों ने मिलकर ये आंदोलन किया था और ये सब तो अब सामने भी आ रहा है, जैसे कि पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही है। तो इनका आपस में टकराव भी देखने को नज़र आता है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इनका आपस में वो टकराव देखने में नज़र आया, जिसमें इस मुद्दे को लेकर इनमें मतभेद था कि इसको प्योरली सेक्युलर रखा जाए या इसको एक मुस्लिम मुद्दा बनाया जाए। और जो उसमें हिंसा हुई उसको लेकर भी इसमें मतभेद ग्रुपों में था। तो ये एक ऐसा समूह जिसमें लड़कियां फ्रंट पर हैं, और हमने देखा कि एक जो समानता है वो इस दृष्टि से भी देखने में आती है कि सीएए के आंदोलन, जो एंटी सीए आंदोलन थे, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आई। आप शाहीन बाग का मॉडल लें, कोई और मॉडल लें, महिलाएं आगे हैं, पुरुष उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं कहूँ कि अगर ये मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया कोई भी आंदोलन इस तरह का पहला प्रयोग है जिसमें उन्होंने महिलाओं को बाहर निकाला है
और महिलाएं फोर फ्रंट पर हैं और पीछे जो पुरुष हैं वो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो लेफ्ट का मॉडल है कि महिलाओं को एक फ्रंट में रख के एक शील्ड की तरह से उनका उपयोग करना, महिलाओं और बच्चों को, वो भी इन आंदोलनों में लेफ्ट की तर्ज पर ही होता दिखाई देता है। कि कुछ महिलाएं वहाँ पे आई थी बाहर से, कहाँ की थी, कौन थी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से वो लोगों को उकसा रही थी, बात कर रही थी, तो इससे इतना तो पता चलता है कि वो उस जगह की तो नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम हो गया वहाँ रहते हुए और जन्म वहीं हुआ है, उसी क्षेत्र में हम उन्हीं गलियों में घूमते थे। उसके बाद एकदम से सब कुछ बदल जाता है, तो इसका मतलब कि बाहर से वो बिल्कुल ट्रेनिंग करके आई थी, एक तरह से अगर कहें तो ये अच्छा रहेगा कि वो ट्रेनिंग करके पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। सब कुछ वो सीएए का एक बहाना लेके हुआ। पहले दिसंबर में ही शुरू हो गया था। दिसंबर के टाइम पे भी कुछ जगह पे रैलियाँ निकली थी और मैं एक जगह फंस गई थी, तो पूरी सड़कें खाली करवा दी गई थी और वो लोग निकल रहे थे, रैली निकाले थे, जुलूस निकाले थे। तो दिसंबर में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद ये पूरी प्लानिंग चलती रही, कब करना है, कैसे करना है। उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो ट्रम्प आए हुए थे और उस जगह को, मतलब उस टाइम को भुनाने के लिए इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि यहीं पे हमें ये इसी टाइम पे ये काम करना है। तो पूरी प्लानिंग करके बुरके में बैठे, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही बैठी थी, बुरके के अंदर जेंट्स लोग भी थे और पत्थर लेके बैठे थे, क्योंकि रातों रात पूरी सड़कें जो पत्थरों से और ईंटों से पट गई, वो इतनी सारी एकदम से तो नहीं आ जाएंगी, तो प्लानिंग तो पूरी थी। जो आप छात्रों का आंदोलन नहीं उसे आप कह सकते हैं, वो तो एक पूरी साजिश थी, एक योजना थी जिसके तहत ये सारी चीज़ें की गई। अब देखिए कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन था, शाहीन बाग में जमावड़ा था, जामिया के छात्र जिनको आप कथित छात्र कह रहे हैं, तो वहाँ तो उन छात्रों को भड़काने वाले या उन छात्रों के बीच में जा कर के पिनअप करने वाले लोग कौन थे, बेसिकली ये देखा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि कोई छात्र है तो मुझे नहीं लगता कि छात्र इस तरह की हरकतें करेंगे। सबसे पहले आप देखिए जामिया में ही बवाल शुरू हुआ ना, पुलिस पे पथराव हुआ, बसें फूकी गई, और वहाँ के लोकल लोग भी, स्थानीय लोग भी, कहा जा रहा है, जो पुलिस कहते हैं कि स्थानीय लोग भी उसमें शामिल हुए। तो आप इनको छात्र कैसे कह सकते हैं? एक छात्र जो होता है, छात्र ऐसा तो कोई काम नहीं करता कि वो देश की संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह से आप उनको इस चीज़ को आप छात्र आंदोलन से जोड़ें। ये छात्र आंदोलन तो नहीं था, आप कह रहे हैं छात्र शामिल हो गए, छात्रों का तो इसमें कोई मुझे वो नज़र नहीं था। छात्र आंदोलन आप इसे नहीं कह सकते। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। धीरे धीरे इसकी प्लानिंग थी और नतीजतन इसका नतीजा जो फरवरी 2020 में दंगे हुए, उसकी योजना बहुत पहले से तैयार कर ली गई थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस लगातार चार्जशीट अपनी दाखिल कर रही है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हुई चीज़ें हैं। सीधे तौर पे जो मेरी जानकारी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और पिंजरा तोड़, ये सीधे तौर पे तो नहीं जुड़ा है या आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक घटना सीए जो के नाम पे जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें इन दोनों का योगदान रहा है। दूसरा, पिंजरा तोड़ को देखें तो पिंजरा तोड़ को थोड़ा जानने समझने का प्रयास करेंगे तो ये बेसिकली वीमेन लिबरेशन का एक मूवमेंट है। ख़ास तौर पे जो हॉस्टल्स में कैमरे लगे हैं, 8 बजे के बाद लड़कियों को नहीं आना है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लड़कियों को जो बताया जाता है भाई, उससे वो लिबरेट, थोड़ी आज़ादी चाहती हैं लड़कियां, उसके लिए आंदोलन था। ठीक भी है, कोई बुरी बात नहीं है। जब लड़कों को आज़ादी है तो भाई लड़कियों को भी होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये मामला, कहानी तो शुरू होती है पिंजरा तोड़ की वुमेन लिबरेशन को लेकर के और वर्किंग वुमेंस को लेकर के, लेकिन जिन इश्यूज़ को अपने दायरे में लेता है, क्योंकि सीए जो था वो तो कहीं नारी मुक्ति से जुड़ा हुआ विषय था नहीं। दूसरा, कुछ और इनके आंदोलन थे, जैसे कि भारत माता की जय के वर्सेस भारत माता नहीं बनेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारत माता की जय में तो वीमेन एम्पावरमेंट है, तो वीमेन लिबरेशन में भारत माता की जय बोलना, रेडिकल इस्लामिस्ट अगर मना करते हैं तो समझ में आता है कि भारत को माँ नहीं मानेंगे, बोलेंगे। लेकिन एक महिला सशक्तिकरण का आंदोलन हो, भारत माता की जय में तो उसको कैसे वीमेन एम्पावरमेंट नहीं दिखता है, महिला का दमन कैसे दिखता है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके के नैरेटिव पे ये काम कर रहे हैं और जिन जिन इश्यूज़ को
कैंपस और वर्किंग वुमेन के अलावा जिन जिन इश्यूज़ को इन्होंने अपने में जोड़ा है, तो थोड़ा संदेह तो पैदा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के ह्यूमन राइट्स को लेकर के तो नहीं है। दूसरा एक शक और पैदा होता है कि देखिए, जो जिस कारण इनका जन्म हुआ कि भाई वुमेन लिबरेशन को लेकर काम करेंगे और जो ये कर रही हैं, तो उसके दो रेफरेंसेस मैं बताता हूँ। एक कि जो सीपीआई माओइस्ट का डॉक्यूमेंट है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ कि बाइबल है वो सीपीआई माओवादियों के अर्बन मूवमेंट का। तो 2004 और 2007 दोनों डॉक्यूमेंट में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने पे बल दिया गया है कि आप एक सेगमेंट चुनें, महिलाओं का हो, स्टूडेंट्स का हो, लेबर का हो, RWA कमिटीज़ का हो, यहाँ तक कि पूजा पंडाल की जो कमिटीज़ हैं उसमें भी आप घुसें और एक नेटवर्किंग क्रिएट करें। और जब कॉल हो एक मूवमेंट का, तो उसमें आपका जो मैन पावर मोबिलाइजेशन का स्ट्रेंथ है आप उसके साथ कूदें। तो आप देखिए कि ये आंदोलन, और फिर मैं अमेरिका में भी जाता हूँ कि ब्लैक लाइव्स मैटर तो बाद में हुआ, उसके पहले अमेरिका में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। एजिज़म को लेकर के है, सेक्सिज़म को लेकर के है, और मतलब रेडिकलाइजेशन को छोड़ करके बाकी सारे इज़म हैं। एल्बिज़म को लेकर के है, जेंडर बायस को लेकर के झगड़े हैं, उसको लेकर के फिर मूवमेंट्स होते हैं। उसमें से कोई एक मूवमेंट जो है ब्लैक लाइव्स मैटर, वो थोड़ा हिट हो जाता है और वो फिर हिंसक हो जाता है। तो ये पैटर्न जिसका मैं बोलता हूँ कि अमेरिका में भी उसी पैटर्न पे किया गया, भारत में भी उसी पैटर्न पे किया गया। इन दोनों में कई फोर्सेस हैं जो कॉमन हैं, वहाँ भी ऑपरेशन में है, यहाँ भी ऑपरेशन में है। तो जिस दायरे को लिया है पिंजड़ा तोड़ ने, तो मुझे संदेह तो निश्चित रूप से बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें जानकारी पब्लिक डोमेन में है कि पिंजड़ा तोड़ तो केवल महिला सशक्तिकरण का तो आंदोलन नहीं है। हम वहाँ इलाके में गए और बल्कि हमने मुस्लिम समुदाय के इमाम लोगों से बात की, मदरसे के, ईदगाह के जो बड़े इनके धार्मिक नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई जिनका प्रभाव है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए कि जो 22 दिसंबर की रात को जो महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जाकर बैठी थीं, उनको लीड करने वाली कोई बाहर की महिलाएं थी। तो बाहर, हमने जब उनसे पूछा आगे कि वो बाहर की महिलाएं कैसे थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, ऐसा है, अगर वो यहाँ की महिलाएं होती तो हमारी बात वो मानती हैं। हम उन्हें कह रहे थे कि आप एक तरफ पर जाकर बैठ जाइए और आप सड़क को मत घेरिए, क्योंकि ये सड़क एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, 66 फुटा रोड, जो दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है और जहाँ से लगभग रोज़ 25 लाख के करीब लोग उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो आप वहाँ मत बैठिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तब तक लोगों ने शाहीन बाग और उस तरह का जो सड़क रोकने से होने वाली जो परेशानियां हैं वो सब लोग भुगत चुके थे। तो वहाँ का लोकल मुस्लिम समुदाय, उनमें से बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे कि सड़क रोकी जाए। और आप ये देखिए कि यही सड़क रुकने का कारण बाद में उसकी दंगों में परिणति होती है। तो मैं ये बता रही थी कि जो मुस्लिम समुदाय के इमाम लोगों ने बताया कि वो महिलाएं लोकल नहीं थी। उनके शब्दों में मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये JNU टाइप की थी, रात को शराब पी रही थी, सिगरेट पी रही थी, और हमारी महिलाएं तो वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम तो यहाँ 40 वर्षों से रहते हैं और हम जानते हैं कि इस क्षेत्र का मुस्लिम समुदाय लार्जली कैसे एक तरह से व्यवहार करता है। और वो महिलाएं, बल्कि जो जाफराबाद का मदरसा है वहाँ पर कुछ बताया गया कि वहाँ चूड़ियाँ भी रख कर आई थी कि आप लोग तो चूड़ियाँ पहन लो। तो कहीं ना कहीं मंशा ये थी, और इनको दल्ले और भड़वे और बहुत गंदे गंदे शब्द भी इस्तेमाल किए। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो महिलाएं पढ़ी लिखी दिख रही थी, बाहर से आई थी, युवा थी, और इन बाकी महिलाओं की तरह बुर्के में भी नहीं थी। पिंजरा तोड़ की भूमिका जब सामने आई, ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ही बताया है। इसकी जो 2 JNU की छात्राएं थी, नताशा और देवांगना, इन दोनों को अरेस्ट किया। तो ये पुलिस ने अपनी चार्जशीट में, या पुलिस का ही ये कहना है कि इन्होंने ही वहाँ जाकर के दंगे से पहले
मतलब जिस दिन दंगे शुरू हुए उससे पहले जा कर के महिलाओं को बताना शुरू किया था कि वो क्या करें क्या ना करें, क्या योजना बताएं, जैसे कि घर में गर्म खोलता हुआ पानी रखें, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तेल डाल दें और लाल मिर्च पाउडर अपने पास रखें, तेजाब की बोतलें रखें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये पुलिस ने दावा किया है, जो पुलिस ने दावा किया है ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सामने आई हुई चीज़ें हैं। तो इसमें तो ये तो बेहतर जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की थी, पुलिस इसको बता सकती है चीज़ों को। नहीं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें डाली हैं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आई हैं। उसकी लगातार अभी जांच चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं, आगे चीज़ें चल रही हैं। देखिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगता है। ये दंगों का जो विज्ञान है और जो ये जो एक साजिश की मैं बात कहता हूँ, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बहुत सारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कई पिंजरा तोड़ मिल करके एक सीए में लगते हैं। मान लीजिए पीएफआई है तो केवल पीएफआई नहीं है, पीएफआई भी अपने आप में कम से कम 50 से ज़्यादा संगठनों का एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। वो कोऑर्डिनेट करता है उनके एक्शंस को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। तो मान लो कि कोई एक ऐसी घटना होती है जैसे सीए का हुआ और उसमें एक पोटेंशियल है देश को डिस्टर्ब करने की और ख़ास तौर पे एक गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की, जिसको आप राइट विंग गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो पोटेंशियल जिन जिन घटनाओं में दिखता है आपको, वो हाथरस के रेप की घटना हो या रोहित वेमुला का इशू हो या सहारनपुर के दंगे हों या भीमा कोरेगांव हो या फार्मर एजिटेशन हो या सीए का, तो इसमें क्या होता है कि फिर सब एक साथ उसमें जुटते हैं और अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। उस हिस्से में दो काम सबसे महत्वपूर्ण है। एक है मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन में ऐसे छद्म संगठनों का खूब इस्तेमाल होता है जैसे पिंजरा तोड़, कि मोबिलाइजेशन तो किया, नेटवर्किंग तो किया महिला सशक्तिकरण के नाम पे, महिला राइट्स पे, कि भाई 8 बजे के बाद ही लड़कियां क्यों आएंगी, इस सब पे। लेकिन फिर वो रोल बदल जाता है, अपने दायरे में ऐसे इशूज़ को लेती हैं जो उनके सिलेबस के बाहर का है। तो जब ऐसी कोई घटना उभर करके आती है जिसमें एक पोटेंशियल है इस सरकार को डिस्टर्ब करने का और इस देश को एक इंटरनेशनल स्टेज पे बदनाम करने का, जनरलाइज करने का, तो उसमें ऐसे सारे संगठन फिर जूझते हैं और अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। मैं बताया 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक है मोबिलाइजेशन और दूसरा है प्रोपेगेंडा। तो पिंजरा तोड़ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का एक और मोबिलाइजेशन में काम होता है, तो उसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन का काम मोबिलाइजेशन, फिनांसिंग और प्रोपेगेंडा तीनों में होता है। रातों रात इन्होंने इतनी सारी तैयारियां कैसे कर ली? और लड़कियां जो थी, महिलाएं, उनके बुर्के के अंदर वो भड़का रही थी कि इनको मारो, हम अपना हक लेके रहेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो इस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, सारे हिंदुओं को गालियां दे रही थी। तो कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग उन लोगों ने कर रखी थी। देखिए, ये बड़ा टेक्निकल विषय है कि आपकी भूमिका और आपके संगठन की भूमिका। एक तो आप हैं, आप एक संगठन के मेंबर हैं और संगठन आप नहीं है, संगठन अपने आप में आप नहीं है। पिंजरा तोड़ पर कई आरोप भी लगे कि ये सवर्ण महिलाओं का एक संगठन है, तो बीच में उसको लेकर के भी पिंजरा तोड़ में कई लोगों ने पिंजरा तोड़ आंदोलन को छोड़ा। तो ये जो 2 लड़कियां थीं, तो हो सकता है कि एक ये छानबीन में पुलिस के आया हो कि जो एक बॉर्डर लाइन होता है कि जहाँ पिंजरा तोड़, आप पिंजरा को तोड़ करके आप खाली ह्यूमन लिबरेशन नहीं करते हैं, एक देश तोड़क गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, तो इन 2 लड़कियों का रोल बड़ा हुआ होगा, मैं मानता हूँ। हालांकि जो प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, जिनकी बड़ी संदिग्ध भूमिका रही है, जिन्होंने मोबिलाइज़ किया, इंस्टिगेट भी किया कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, कैसे प्रिकॉशंस रखने हैं, तो उसमें ये 2 लड़कियाँ प्रोफेसर अपूर्वानंद के तो संपर्क में थे ही। मैं एक बार फिर आपको दोहराता हूँ, जो नक्सलियों का सीपीआई माओइस्ट का जो 2004 और 2007 का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आप देखेंगे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे ज़्यादा जोर है जो समाज के अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं और जो लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। यानी जो हमारे संविधान के जो लूपहोल्स हैं या हमारे ही संविधान को जिसका इस्तेमाल अमूमन देश की रक्षा सुरक्षा के लिए किया जाता है, उसको ही, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खामियां हैं या उसके जो सॉफ्ट कानून हैं, उनका कैसे अपने हक हित में इस्तेमाल किया जाए और नक्सली गतिविधि में भी शामिल रहें और ऊपर से एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन का लबादा भी रहे। तो इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केवल पिंजरा तोड़ ही क्यों, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियंस में काम कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि सीए दंगे से पहले जो जेएनयू में
जो हुआ छात्र आंदोलन के नाम पे, वीसी के प्रोटेस्ट के नाम पे, तो उसके भी प्रिस्क्रिप्शन आपको सीपीआई माओइस्ट के डॉक्यूमेंट में मिलते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था कोबाड गांधी का, जो कि ने प्रिपेयर किया था, वो पब्लिक डोमेन में। मैं तो कहता हूँ कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा समझना है, आंतरिक सुरक्षा खास तौर पे, और आपको इन सारी गतिविधियों के बारे में जानना समझना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए। उसमें बहुत कुछ लिखा गया है जो आज हो रहा है। दिल्ली दंगा खत्म हुए 1 साल हो चुके हैं, जिसके बाद देवांगना और नताशा की भी गिरफ्तारी के 1 साल हो चुके हैं। मामला कोर्ट में है। कोर्ट में बार बार दिल्ली पुलिस इस बात की दलील दे रही है कि इन 2 लड़कियों का दिल्ली दंगा में बहुत ही अहम रोल था। लेकिन इस बीच में एक पिंजरा तोड़ जो आंदोलन था, जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहा था, उसका भी एक दिशा जो है सो बदला है। मामला कोर्ट में है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस बात को लेकर के क्या फैसला सुनाती है और क्या जो है रिजल्ट निकल कर आता है। आप देख रहे थे टाइम एट कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।